You are watching Gyandeep Channel, a beacon of knowledge. प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 का अध्याय कार्य का महत्व। वीडियो में आप कार्य के बारे में, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे और वीडियो के आखिर में पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर भी होंगे। कार्य के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद की उक्ति है, जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। तो बच्चों, अगर आपने सफलता हासिल करनी है तो कार्य के महत्व को समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन गतिविधियों का क्या योगदान है। इस पाठ की शुरुआत में अन्नू और कबीर नामक दो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। वह भारतीय वायुसेना में पायलट यानी कि विमान चालक का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। तो अन्नू और कबीर यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। अन्नू कहती है, कबीर, गीता आंटी की पोशाक काफ़ी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। तो कबीर इसका उत्तर देते हुए कहता है, मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और वे अपना समय अब जो है आसपास के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने में, भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। तो कबीर के दादाजी रिटायर हो चुके हैं, तो वह अपना समय जो है आसपास के बच्चों को पढ़ाकर, घर के जो सब्जी बागान है उसमें कार्य करके और अन्य घरेलू कार्य करके बिताते हैं। इसके बाद जो है अन्नू बताती है कि मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती है। सामान्यतः माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती है। वह एक स्वैच्छिक समूह में कार्य भी करती हैं जहां महिलाओं को सिलाई और बुनाई भी सिखाई जाती है। इसके बाद अन्नू जो है वो कबीर से पूछती है, क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन याद हैं? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में कार्य करते हैं। वह सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। तो इस बातचीत के बाद जो है कबीर कहता है, क्या बात है अन्नू, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है एक गतिविधि कि अन्नू और कबीर की कहानी में हमें भिन्न भिन्न पात्र कौन कौन से कार्य कर रहे थे उसके विषय में जो है बताना है। पाठ पुस्तक में एक तालिका दी गई है, उस तालिका को भी पूरा करना है। तो जो अभी पीछे कहानी हमने देखी उसमें बताना है कि कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से कार्य करते हैं और उस कार्य का प्रकार क्या है, वह आर्थिक कार्य है या गैर आर्थिक कार्य। तो सबसे पहले जो है गीता आंटी विमान चालक है और वह आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित हैं। उसके बाद कबीर के दादा सेनाधिकारी जो पूर्व में थे, तब वह आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित थे।
और इसके बाद कबीर के दादा जो अब घरेलू कार्य करते हैं, वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, वह गैर आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं। इसके बाद अनु के पिता वह दुकानदार हैं, आर्थिक गतिविधियां करते हैं। और अनु की माँ वो जब एक स्वैच्छिक समूह से जुड़ी हुई हैं तो वह आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं। इसके बाद रोहन जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो अनु के भाई हैं वह आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित हैं। लेकिन जब यही रोहन जो है कंप्यूटर शिक्षण सिखाते हैं सप्ताहांत पर लोगों को फ्री में, मुफ्त में, तो यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है जो कार्य होते हैं, जो गतिविधियां करते हैं उसके प्रकार कौन से हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें धन या आय अर्जित करना शामिल होता है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना या वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए व्यापारी द्वारा स्कूल बैग बेचना, किसान द्वारा अपनी फसल बाजार में बेचना, वकील द्वारा मुकदमे की फीस लेना या ट्रक चालक द्वारा माल ढोना। ये गतिविधियां अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं और इनमें धन का प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरी ओर गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें धन अर्जित करना उद्देश्य नहीं होता। इन्हें प्रेम, सेवा या सामाजिक जिम्मेवारी के तहत किया जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता द्वारा बच्चों के लिए भोजन बनाना, युवाओं द्वारा बुजुर्गों की देखभाल करना या परिवार के सदस्यों द्वारा घर की सफाई या मरम्मत में मदद करना। इन गतिविधियों का मूल्य आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक होता है। ये समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। अनु और कबीर की कहानी में गीता आंटी जो वायुसेना में विमान चालक हैं उनको वेतन मिलता है। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से कार्य करता है, जहां वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है, जो एक गैर आर्थिक गतिविधि है क्योंकि जहां उसे जो है धन नहीं मिलता। इसके बाद बच्चों बाजार क्या है? वह स्थान जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु ज़्यादातर बाज़ारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। शुल्क किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क, जिसे कि फीस भी कहते हैं। वस्तु का नकद मूल्य किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मौद्रिक मूल्य जो कि उस वस्तु से मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है। आइए विचार करें। कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क पढ़ाते हैं। यह आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक? यह गतिविधि आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने से किस प्रकार भिन्न है? अपने सहपाठियों से, सहयोगियों से चर्चा करके लिखें। तो प्यारे बच्चों, कबीर के दादाजी का आसपास के बच्चों को स्वेच्छा से निःशुल्क पढ़ाना गैर आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें कोई धन अर्जित नहीं होता। यह गतिविधि सेवा और समाज के प्रति कर्तव्य भावना से प्रेरित है। दूसरी ओर विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह एक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि वे इसके लिए वेतन प्राप्त करते हैं। अध्यापकों का काम औपचारिक शिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम के अनुसार
छात्रों का मूल्यांकन भी करना होता है। जबकि कबीर के दादाजी का पढ़ाना अनौपचारिक, निःशुल्क और सेवा भावना से प्रेरित है। इस प्रकार दोनों गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन उनका आर्थिक और सामाजिक पहलू भिन्न है। इसके बाद आइए विचार करें के अंतर्गत कल्पना करनी है बच्चों, आप और आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, ये क्यों बहुमूल्य हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, हमारे परिवार के लिए गैर आर्थिक गतिविधियां जैसे सामूहिक भोजन, खेल खेलना और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना बेहद महत्वपूर्ण है। ये गतिविधियां हमें एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करती हैं, जो जीवन के कठिन समय में समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ये अनुभव हमें मूल्यों, परंपराओं और नैतिक शिक्षा सिखाने का माध्यम बनते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। ये गतिविधियां बहुमूल्य हैं क्योंकि ये पारिवारिक एकता, स्नेह और सहयोग को बढ़ाती हैं। इनमें सुरक्षा और प्रेरणा भी शामिल होती है, जो कि व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। काव्या अपनी आंटी के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग यानी कि हाईवे बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहाँ तकनीशियन खोदने वाली और बुलडोजर जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो वह अपनी आंटी के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी आंटी को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के अंकल उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में तकनीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रति माह वेतन मिलता है। अगले दिन काव्या की आंटी सुबह उठी और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डाकघर में कार्यरत है और उन्हें भी प्रति माह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती है, जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करवाती हैं। वह इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेती हैं। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी आंटी के साथ आम के बगीचे गई, जहां एक श्रमिक साहिल खेत को जोत रहा था। उसे दैनिक मजदूरी के बदले धनराशि और आम मिलते हैं, जिसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित होता है। ऐसी गतिविधियों से वस्तु के विभिन्न रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के हर चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है, जिसे मूल्य संवर्धन भी कहते हैं। जैसे कि राजेश एक बढ़ई है जो लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 की लकड़ी खरीदते हैं। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। उसके बाद इस फर्नीचर को बाजार में बेचते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 में बेचते हैं। हम देखते हैं कि कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपये है, तो शेष राशि जैसे कि उसके ऊपर 400 रुपये जो कमाई है वो राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्होंने उस कुर्सी को बनाने में लगाया था। इस प्रकार राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर उसके मूल्य में वृद्धि की। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की सभी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं, क्योंकि इनमें मौद्रिक भुगतान सम्मिलित है और प्रत्येक चरण पर वस्तु का मूल्य संवर्धन होता है। इस प्रक्रिया से राजेश को उसके कार्य के बदले में उचित आर्थिक लाभ होता है।
आइए विचार करें, क्या आप अपने घर से विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का स्मरण कर सकते हैं? इन लोगों को किस प्रकार भुगतान किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की आपने सूची तैयार करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, घर से विद्यालय जाने के मार्ग में कई आर्थिक गतिविधियों को हम देखते हैं, जैसे दुकानदार सब्जियां, फल, खाने पीने की चीज़ें और अन्य सामान बेचते हैं। रिक्शा चालक और ऑटो चालक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आते हैं। सड़क किनारे चाय और नाश्ते के स्टॉल पर लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा मोची जूते सिलते हैं और कारीगर छोटे मोटे सामान बेचते हैं। इन लोगों को उनकी सेवाओं के बदले नकद भुगतान किया जाता है। दुकानदार ग्राहकों से सीधे पैसे लेते हैं, जबकि रिक्शा और ऑटो चालक यात्रा के अंत में किराया वसूलते हैं। छोटे स्टॉल वाले भी ग्राहकों से तुरंत भुगतान लेते हैं। ये सभी गतिविधियां आर्थिक हैं क्योंकि इनमें धन का लेन देन होता है और इनका उद्देश्य आय अर्जित करना होता है। आइए पता लगाएं, आपके विचार से जो गतिविधियां या व्यवसाय मौद्रिक मूल्य का सृजन करते हैं उसके सामने सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। तो गतिविधि को पहचान कर या व्यवसाय को पहचान कर हमने बताना है कि मूल्य सृजन संबंधी धनराशि का उदाहरण है या नहीं। तो जैसे बेकर, यह मूल्य सृजन संबंधी धनराशि का उदाहरण है। दर्जी, यह भी है। किसान द्वारा अपने ट्रैक्टर की मरम्मत, तो यह जो है गैर आर्थिक गतिविधि है। चिकित्सक, यह भी मूल्य सृजन संबंधी धनराशि का उदाहरण है। परिवार के लिए भोजन बनाने वाले अभिभावक, यह गैर आर्थिक गतिविधि है। वैज्ञानिक, यह भी मूल्य सृजन संबंधी धनराशि का उदाहरण है। बीमार दादा दादी एवं नाना नानी की देखभाल करने वाला व्यक्ति, अगर इस कार्य के बदले उसे जो है धनराशि दी जाती है तो यह भी मूल्य सृजन संबंधी धनराशि का एक उदाहरण है। गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। प्यारे बच्चों, गैर आर्थिक गतिविधियों का हमारे जीवन में गहरा महत्व है क्योंकि इनमें धनराशि सम्मिलित नहीं होती, फिर भी इनमें उत्पन्न मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सेवा हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों आदि अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है। ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं और लोगों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। इसके अलावा गैर आर्थिक गतिविधियां मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। इनमें परस्पर सहयोग, सामंजस्य और दया का भाव होता है जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण और समाज में सद्भावना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए गैर आर्थिक गतिविधियां हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुमूल्य हैं। सामुदायिक सहभागिता का महत्व। प्यारे बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान सभी भारतीय नागरिकों द्वारा अपने आसपास सफाई रखने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं और लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामूहिक सामुदायिक सहभागिता का एक और उदाहरण भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है।
इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और लोगों में सामुदायिक भावना भी बढ़ती है। स्वच्छ भारत अभियान और वन महोत्सव दोनों ही हमारे समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और इनमें उत्पन्न सामुदायिक भावना और स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। आइए विचार करें। भारत के अनेक समुदायों में सामुदायिक सहभागिता की समान परंपराएं हैं। क्या आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बता सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर भी हम इस गतिविधि का उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं, उसके लिए एक उदाहरण है। हम लिख सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता की कुछ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए त्योहारों के समय सामूहिक आयोजन, गुरु पर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर लोग मिलजुल कर सामूहिक रूप से आयोजन करते हैं, जिसमें लंगर और सामूहिक भोज का आयोजन भी शामिल है। साप्ताहिक बाजार एक और प्रमुख परंपरा है, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपने उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। इसके अलावा पंचायत सभाएं भी सामुदायिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां गांव के महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। गांव में श्रमदान की एक परंपरा है, जहां लोग मिलकर सार्वजनिक कार्य जैसे सड़क निर्माण, गली निर्माण, सफाई आदि करते हैं। ये परंपराएं सामाजिक स्नेह और सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं। आइए विचार करें के अंतर्गत पूछा गया है बच्चों, हम भारत में कई त्यौहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां करते हैं। वे मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं और व्यंजनों को बनाते हैं। क्या ये गैर आर्थिक गतिविधियां हैं? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित हैं? तो प्यारे बच्चों, भारत में त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर कई गतिविधियां करते हैं, जैसे स्थान की सजावट करना, व्यंजन बनाना और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना। ये गतिविधियां गैर आर्थिक हैं क्योंकि इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता और खुशियां साझा करना होता है। इनमें सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान जैसे जीवन मूल्य समाहित हैं। ये गतिविधियां हमें समाज में एकजुटता, त्याग और सामूहिक उत्सव की भावना सिखाती हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। आइए विचार करें के अंतर्गत पूछा गया है, क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय या आसपास आयोजित किया गया हो? इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा और क्या सीखा? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी विभिन्न स्थानों के अनुसार अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक विद्यालय और उसके आसपास जो आयोजन हैं वो अलग अलग समुदाय के अनुसार अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि हमारे विद्यालय में आसपास कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छता अभियान था, जिसमें सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मिलजुल कर स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई की। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया, जहां सभी ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभी ने मिलकर काम किया और एकजुटता का प्रदर्शन किया। इन अनुभवों से हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने का अवसर मिला। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ कार्य का महत्व। इस अध्याय से हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में जाना। हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में भी सीखा। हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार समाज कल्याण और निजी कल्याण में
योगदान देती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। कार्य का महत्व। इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न होती हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें धन का लेन देन होता है और जिनका उद्देश्य आय अर्जित करना होता है। इन गतिविधियों में उत्पादन, वितरण और सेवाएं शामिल हैं, जैसे दुकानदारी, कृषि या फिर नौकरी करना। दूसरी ओर गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें धन शामिल नहीं होता और जिनका उद्देश्य सेवा, स्नेह और सामाजिक जिम्मेवारी होता है, जैसे परिवार की देखभाल करना और समाज सेवा करना। आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करती हैं, जबकि गैर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। प्रश्न है, लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो प्यारे बच्चों, लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पादन, व्यापार और सेवाएं। उत्पादन के अंतर्गत किसान फसल उगाते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं। व्यापार में दुकानदार वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य सामान बेचते हैं। सेवाओं के क्षेत्र में शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और इंजीनियर निर्माण कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए किसान धान की फसल उगाकर उसे बाजार में बेचता है, जिससे उसे आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाकर वेतन प्राप्त करता है। ये गतिविधियां लोगों को आर्थिक रूप से सम्मिलित करती हैं। प्रश्न, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय होते हैं क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हैं और समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके कार्य न केवल समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देते हैं। इन सेवा कार्यों से समाज में सहयोग, एकता और सद्भावना का संदेश फैलता है। इसलिए सामुदायिक सेवा में लगे लोग अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा के पात्र होते हैं, जो समाज को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है? उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के रूप में भुगतान होता है, जैसे कि निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूर। सेवा क्षेत्र में काम करने वाले जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर मासिक रूप से वेतन प्राप्त करते हैं। व्यापारी अपने बेचे गए सामान के बदले लाभ कमाते हैं। कुछ किसान फसल उगाकर उसे बेचते हैं, जिससे उन्हें आय होती है। उद्यमी अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ कमाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कमीशन या बोनस के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक भी प्राप्त करते हैं, जैसे होते हैं सेल्समैन। ये सभी पारिश्रमिक के प्रकार विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के अनुसार भिन्न होते हैं। प्रश्न है बच्चों, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? तो इसका उत्तर है आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें धन या आय अर्जित करना शामिल होता है और जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना या वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है। प्रश्न, गैर आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें धन अर्जित करना उद्देश्य नहीं होता। इनमें प्रेम, सेवा और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत कार्य किया जाता है। प्रश्न, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधियों में धन का लेन देन होता है, जबकि गैर आर्थिक गतिविधियों में धन शामिल नहीं होता और इनका उद्देश्य
सेवा और समाज की भलाई होता है। यही सबसे मुख्य अंतर है। प्रश्न, बाजार क्या है? तो इसका उत्तर है बाजार वह स्थान होता है जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं और अधिकतर लेन देन धनराशि के जरिए किया जाता है। प्रश्न, मूल्य संवर्धन क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मूल्य संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के रूपांतरण से प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में लकड़ी से लेकर कुर्सी बनाने और उसे बाजार में बेचने तक का उदाहरण दिया गया था। प्रश्न, राजेश द्वारा लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका उत्तर है बच्चों, यह एक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें लकड़ी का मूल्य बढ़ाकर कुर्सी बेची जाती है और धन अर्जित किया जाता है। प्रश्न, सामुदायिक सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है सामुदायिक सेवा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। प्रश्न, सामुदायिक सहभागिता के उदाहरण दें। तो प्यारे बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान और वन महोत्सव सामुदायिक सहभागिता के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं व्यापारी, किसान, वकील, ट्रक चालक या अन्य चालक। इनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं। प्रश्न, गैर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण क्या हैं? तो गैर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं सामूहिक भोजन, खेल खेलना और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना। इसके अलावा माता पिता द्वारा बच्चों के लिए भोजन, युवाओं द्वारा बुजुर्गों की देखभाल और परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर घर की सफाई और मरम्मत में मदद आदि शामिल है। ये सभी जो हैं गैर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। प्रश्न, कबीर के दादाजी का बच्चों को पढ़ाना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कबीर के दादाजी का बच्चों को स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क पढ़ाना एक गैर आर्थिक गतिविधि है। प्रश्न, विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह किस प्रकार की गतिविधि है? विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं यह एक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि उन्हें इसके लिए वेतन मिलता है। तो यह थी वीडियो जिसका शीर्षक था कार्य का महत्व। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के वीडियो, सभी जो है विषयों के वीडियो मिलेंगे। कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बाकी भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सामाजिक अध्ययन के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें और इस विषय के सभी पाठों के लिए ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।